जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी की, यानी कि बिहार एसएससी की। उसके अंतिम प्रहार पे हम वार करेंगे। दोस्तों बात करते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी ही नहीं बल्कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट और एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट भी चलाने वाले हैं, जो बिल्कुल ही अपडेट होंगे, वो भी रुक्मिणी प्रकाशन के। तो चलिए दोस्तों इसके साथ हम सेट को स्टार्ट करते हैं। तो जीके जीएस के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लेके चलेंगे, जैसे कि तटीय राज्य के बारे में जानकारी मैप के साथ आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से हम, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक जो है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम 2012 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है। बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि के लिए भारत छोड़ो आंदोलन लगातार समर्थन किया था। ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, इसने नहीं किया था, ये गलत है। इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 क्रांति के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा विकल्प गलत है, हमको विकल्प गलत बताना है। तो 1857 क्रांति के बात करते हैं, सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम से आदेश जारी किए गए, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया था, ये गलत है। मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू नहीं किया था। बात करते हैं झांसी में, बात करते हैं जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ था। और वहीं बात करते हैं, तात्या टोपे झांसी रानी से जाकर मिले थे। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवार के पास वीरगति प्राप्त हुई। कहाँ पे? दुर्ग की दीवार के पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। मध्यकालीन भारत पर किसने तमिलनाडु पर शासन किया था। तो ये चोल वंश के शासक ने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु राज्य पर शासन किया था। अब बात करते हैं चोल के बारे में। चोल जो है 9वीं शताब्दी में चोल वंश ने पल्लवों के अवशेष को स्थापित किया था। 9वीं शताब्दी के ईस्वी में चोल ने पल्लवों के अवशेष पर स्थापित किया था। और चोल काल की भूमि कर की हम बात करें तो 1/3 थी, यानी कि 1/3 जो भूमि कर का उपज हुआ करता था। अब वही बात करते हैं, चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कलंजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलंजू, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब वही बात करते हैं, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्र पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। चोलों के समय में लोकप्रिय कौन से मतलब धर्म था? तो धर्म था चालुक्य, पहला नंबर चालुक्य था, और दूसरा बात करते हैं राष्ट्रकूट, और तीसरा पल्लव। ये तीन पल्लव और ये तीनों को तीनों धर्म जो है चोल काल में बहुत ही लोकप्रिय था। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 ईस्वी में घटित हुआ था। तो 1942 ईस्वी में बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। अभी बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कब? 9 अगस्त को। अब वही बात करते हैं, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कहाँ से? अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वहीं बात करें, इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, पूरे भारत यानी कि रेडियो में खुफिया तरीके से चलाने के कारण कौन पूरे देश में विख्यात हुआ था? उषा मेहता पूरे देश में विख्यात हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नकदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाला वेतन
डैश कहलाता था। मनसबदारों को मिलने वाले वेतन का मिलने वाले वेतन जो जागीर कहलाता था, यानी कि वेतन के बदले जो दिया जाता था भूमि, वो जागीर कहलाता था। अब बात करते हैं और भी बारे में। तो सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान को दरोगा ए डाक कहा जाता था। मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान को दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। अब बात करते हैं औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली अपनाया था। कौन सा पूछ सकता है? तो औरंगजेब ने कौन सा प्रणाली अपनाया था? नस्क प्रणाली को अपनाया था। वहीं बात करते हैं 1580 ईस्वी में अकबर ने 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली अपनाया था। कौन सा? दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली अकबर के द्वारा अपनाया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों को यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में इसके लिए एक कानून पारित किया गया था? तो किसने कहा था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और विधवा पुनर्विवाह कानून जो कब पारित किया था? 1856 ईस्वी में ही पारित किया गया था। और इसके तहत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की एक्ट 15 के तहत, यानी कि इसे 15 के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू विवाह पुनर् एक्ट 15 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में किया गया था, कलकत्ता के समीप किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी इरविन समझौता नामक राजनीतिक समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किया गया था 1931 में। कब किया गया था? 1931 में, यानी कि 5 मार्च 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं इस समझौते के तहत सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कही थी। किसने? 2 महात्माओं का मिलन इसी के दौरान सरोजिनी नायडू को द्वारा कहा गया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिक ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग की गई थी? किसके अलावा अन्य सभी की मांग की गई थी? तो यह पारिवारिक आवास के अलावा जो है अन्य सभी की इस आंदोलन के तहत मांग किया था। इसके अलावा पारिवारिक आवास के अलावा इन सभी की मांग किया गया था। क्या क्या मांगे थे इसमें? उचित मजदूरी मिले, समय समय पर बोनस मिले, मुअत्तली पर रोक लगे, छुट्टी अवकाश मिले, ट्रेड यूनियन संगठन का मान्यता मिले, कार्य की घंटे अधिकतम निर्धारित हो। ये सभी की सारी जो है मांगी गई थी और इसके अलावा मांगी गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन असत्य है? तो असत कथन को चुनना है। कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक 5 सदस्य होंगे, ये बिल्कुल सही है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा, ये भी सही है। निर्वाचन सदस्य अधिकतम 5 समितियों से अधिक नहीं रहेगा, ये गलत है। 5 समितियों से अधिकतम नहीं रहेगा, ये गलत है। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध कैसे था? तो महाजनपद का संबंध किससे था? तो राज्यों के एक समूह से था। किससे? राज्यों के एक समूह से महाजनपद का संबंध था। अब वही बात करते हैं महाजनपद की कुल संख्या की हम बात करें तो 16 हुआ करता था। कितना? 16 हुआ करता था। वही बात करते हैं 16 महाजनपदों में से असमक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ भारत में, इंडिया में
साउथ इंडिया में दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था कौन सा अस्मक जिसकी राजधानी पोर्टली हुआ करता था। ये इस क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं 16 महाजन पद में बज्जी एवं मल ने गणतंत्र व्यवस्था की थी। 16 महाजन पद में से किसने, बज्जी एक था और दूसरा मल था, इसने जो है गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया था। वहीं बात करते हैं वैशाली की लिच्छवी गणराज्य विश्व का एकमात्र गणतंत्र माना जाता है जो बज्जी संघ की राजधानी थी। याद रखिएगा कौन सा, विश्व का एकमात्र गणतंत्र राज्य जो वैशाली की लिच्छवी द्वारा अपनाया गया था, जो बज्जी संघ की राजधानी थी। बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल के दौरान डैश व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तार किया गया था। तो कौन सी व्यवस्था को संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तार किया गया था, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण भारत में विस्तार कर दिया गया था। बात करते हैं 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था बराईमल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया था। वहीं बात करते हैं 1820 ईस्वी में, 1820 इसमें इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था। कब, मद्रास में लागू किया गया था। और इसके तहत जो कितना परसेंट कर मतलब हिस्सा, भूभाग का कितना परसेंट हिस्सा शामिल हुआ करता था, तो इसमें जो रैयतवाड़ी में 51%, पूरे भूभाग का 51% हिस्सा शामिल हुआ था, यानी कि हुआ करता था 51%। अब बात करते हैं कि महलबाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था या इसका जनक कौन है, तो महलबाड़ी व्यवस्था का जनक मौसे महलबाड़ी, मौसे मैकेंजी, याद रखिएगा मौसे मैकेंजी। रैयतवाड़ी की बात करते हैं रोसे, रैयतवाड़ी रोसे अलेक्जेंडर रीड, यानी कि मौसे महलबाड़ी मौसे मैकेंजी हो जाता है। और बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की कैप्टन रीड होता है। कौन, कैप्टन रीड होता है, याद रखिएगा, रीड, रोसे रीड, रोसे रैयतवाड़ी, याद रखिएगा 51% रैयतवाड़ी लागू होता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था, दिल्ली सल्तनत से कौन संबंधित नहीं था, तो ये मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था। मोहम्मद गौरी की हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत और मुल्तान पर आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर भी आक्रमण किया था। वहीं बात करते हैं 1191 ईस्वी में, 1191 तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से पहली बार पराजित हुआ था, और दूसरी बार जो तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं तराइन का युद्ध। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो खानवा की लड़ाई जो है 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो है चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कंफ्यूज नहीं होना, एक राणा सांगा है, एक राणा सांगा, एक राणा कुंभा है, याद रखिएगा कुंभा और सांगा में कंफ्यूज नहीं होना। कुंभा के द्वारा जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था, एक सांगा जो था बाबर के साथ युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, अक्सर इसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। वही बात करते हैं कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब करवाया था, 1440 से 48 के मध्य में, 1440 से 48 के मध्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और यह विजय का जो है विजय स्तंभ जो है कितना फीट ऊंचा था, तो 122 फीट जो है ऊंचा था, कितना 122 फीट, और यह 9 मंजिल का था, कितना 9 मंजिल का, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं नमस्ते टावर कहाँ पे स्थित है, तो नमस्ते टावर की हम बात करें तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित था, तो राजस्थान में, राजस्थान के विराटनगर में। बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान के विराटनगर में मत्स्य महाजनपद की
राजधानी स्थित था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन से सूफी संत महबूब ए एजाही कहलाता था? महबूब ए इजाही कहलाता था, तो कौन कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया जो है महबूब ए इजाही कहलाता था। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुआ था? जातीय सरकार की स्थापना की हम बात करें तो 1942 में हुआ था। कब? 1942 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बीच बीच में जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसके चलते जो है आपको यानी कि गैपिंग कर करके ये जो है वीडियो जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब बात करते हैं शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने निर्मित किया है? शब्द प्रोटोप्लाज्म जो है किसने निर्मित किया है? तो बात करें पुरकिंजी के द्वारा ये निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1839 में किया गया था, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया? तो इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार की हम बात करें तो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। इसने जनरेटर का भी आविष्कार किया था। किसने? जनरेटर का, याद रखिएगा। इसको याद कैसे करना है, तो मान लीजिए किसी का शादी है और लाइट कट गया, तो फेरा लेते लाइट कट गया, तो जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्राम कचहरी की अवधि कितनी होती है? तो ग्राम कचहरी की अवधि की हम बात करें तो यह बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष होती है। कितना? बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष की होती है। और यह धारा जो है एक्ट यानी कि आर्टिकल की हम बात करें तो 92 में ग्राम कचहरी की अवधि के बारे में बताता है। किसमें? ग्राम कचहरी की अवधि में 92 में बताता है। और प्रत्येक मतलब ग्राम यानी कि जो होता है 5 साल इसका ईयर होता है। किसके? 5 वर्ष के बाद ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो 5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को चुनना है। बल युग्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये गलत है। समान पिंड पर नहीं लगते हैं बल्कि विपरीत दिशा में लगते हैं। वही बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण की ये आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और बल आघूर्ण की बात करें तो यह सदिश राशि बल आघूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित कौन करता है? तो ये साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। अब वही बात करेंगे एबिसिक अम्ल की। तो एबिसिक अम्ल जो है पौधे में वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? पौधे में वृद्धि को रोकता है। अब वही बात करते हैं फ्लोरिजन की, फ्लोरिजन हार्मोन की। तो ये फूल खिलाने वाले हार्मोन को फ्लोरिजन हार्मोन यानी कि फ्लोरोजिन्स हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं। और वहीं बात करें जिब्रेलिन्स की, जिब्रेलिन्स पौधे के वृद्धि आकार में भी सहयोग करते हैं। पौधे के वृद्धि और आकार में सहयोगी होते हैं। कौन? जिब्रेलिन्स। अब बात करते हैं एबीसी के बारे में बात कर लिए। और वहीं बात करते हैं साइटोकाइनिन, तो बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है। कौन? बीजों को अंकुरन को भी प्रेरित करता है और कोशिका के विभाजन को भी प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 8 ओम प्रतिरोध की तार का दोगुना कर दिया जाता है। यानी कि 8 ओम प्रतिरोध की तार का दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो तार के नए प्रतिरोध की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका तार के नए प्रतिरोध तो ये 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम की हम बात करें। अब बात करते हैं ये दोगुना कैसे हो जाता है। तो बात करें इसका सूत्र होता है A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। इस पे इसको बैठा देने के बाद जो है, इसको बैठाने के बाद जो है इसको तो क्या करना है, तो इसमें 1.4 निकल जाएगा। उसके बाद R1 का जो है R1/4 जो कर देना है, तो क्या 8 दिया हुआ R1 तो बटे 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, इसका 2 आंसर निकल के चला आएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व की हम बात करें तो क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व पानी बटे पानी का घनत्व, यानी किसी पदार्थ का घनत्व बाय पानी का घनत्व होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसका अगर घनत्व का हम बात करते हैं डेंसिटी बराबर इसका सूत्र होता है, क्या होता है?
द्रव्यमान बटे आयतन होता है। डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि m बटे v होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी के बारे में बात करते हैं। यह एक क्या है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। क्या है, फैटी एसिड का एक ऑक्सीकरण है। तो अब अपकरण की हम बात करें तो अपकरण की हम बात करें तो अपकरण अपकारक या अपकरण बात करते हैं। अपकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश घट जाता है या ऋण आवेश बढ़ जाता है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अपकारक जो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तो क्या कहलाता है। तो अंदर की ओर जो मुड़ी हुई रहती है तो वह क्या कहलाता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या, अवतल दर्पण कहलाता है जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तल की, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या, अपसारी, तो याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो किसके कारण फेफड़े हवा से भर जाते हैं, तो फेफड़ा की अस्फीति के कारण जो है जो भर जाते हैं, हवा से भर जाते हैं। फेफड़ा जो असंकुचन यानी कि लंग्स जो इन्फ्लेशन करता है तो उसके कारण जो है हवा से ये भर जाते हैं। तब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण की हम बात करें तो घर की छत पर रखी एक ईंट है, ये भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी है। और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, यानी कि बात करें तो इसका आंसर की डी हो जाएगा। यानी सभी जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो इसका जो है सूत्र होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, mgh होता है। क्या होता है, mgh जो है इसका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो हाफ mv² होता है। क्या, हाफ mv² इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। तो तापमान का मात्रक की हम बात करें तो ये पास्कल नहीं होता है। तो पास्कल क्यों नहीं होता है, तो पास्कल जो है दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। क्या है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। और ये जो तापमान का उदाहरण नहीं यानी कि मात्रक नहीं है। बाकी केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है। केल्विन ऐसा एक मात्रक है जो कभी माइनस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं वहीं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो है का मात्रक जो है बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो कार्बन परमाणु के बीच दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन का एक सामान्य सूत्र होता है जो है, तो क्या है, एल्कीन का एक सामान्य सूत्र होता है जो क्या है, एल्कीन का, याद रखिएगा, CnH2n होता है। वहीं एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। जैसे एल्काइन होगा तो -2 हो जाएगा। और एल्कीन की बात करें CnH2n हो जाए। एल्केन की हम बात करें तो सेम वही होगा, CnH2n+2 हो जाएगा, याद रखिएगा। और एल्कीन में बात करें तो एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। और यही बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एल्केन, इसमें डबल बॉन्ड। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तन लाता है, यानी कि दिखने वाला परिवर्तन कौन लाता है, तो यौवन के समय टेस्टोस्टेरोन जो है, यौवन में जो परिवर्तन आता है, यानी जवानी आता है लड़कों में, उसमें जो परिवर्तन इन्हीं के कारण दिखते हैं। और बात करते हैं लड़कियों में तो किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो लड़कियों में यौवनावस्था को प्रेरित करता है। अब बात करते हैं
प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है गर्भाधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहते हैं। यानी गर्भाधारण जो होता है लड़कियों में, तो उसको निर्धारण कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और रिलैक्सिन की बात करें तो हार्मोन बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन की हम बात करते हैं जो गर्भाशय गिरवा को ये चौड़ा कर देते हैं ताकि बच्चे जो है जन्म आसानी से हो सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एंजाइम नहीं है, एंजाइम डैश नहीं है। तो एंजाइम क्या नहीं होता है? इंसुलिन नहीं होता है एंजाइम, जो इंसुलिन नहीं होता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? तो इन झिल्लियों की हम बात करें तो ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करें ध्रुवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के बात करते हैं 10 अणु मौजूद होते हैं। कितने? 10 अणु मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं वहीं ध्रुवन सोडा की सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कितना? 10H2। वहीं बात करते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है? तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का सूत्र। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? तो नियतांक की एसआई इकाई की हम बात करते हैं एन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर होता है। या देखिए इसका आंसर डी होता है। अब बात करें तो विविधता डैश है, तो विविधता की हम बात करें तो ये क्या है? तो विविधता एक उपयुक्त में से सभी के सभी है। तो क्या सभी है? तो बात करते हैं एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर होता है, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर होता है, माता पिता और संतानों के बीच अंतर होता है। आंसर की बात करते हैं इसका सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किसमें? मूत्र मार्ग में। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि या मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रखता है। इसका आकार जो है गोल सुपारी की तरह होता है। किसके? गोल सुपारी की तरह इसका आकार होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त परिसंचरण करती है? तो कौन करती है? तो धमनी करती है। याद रखिएगा धमनी। अब बात करते हैं धमनी के द्वारा, धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। धमनी जो है शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। वहीं बात करते हैं पल्मोनरी धमनी जो दाहिनी नीले से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। किसमें? अशुद्ध रक्त। शरीर से अशुद्ध की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को शिरा कहते हैं। यानी पूरे शरीर से जो है फेफड़े की तरफ जो रक्त को ले जाते हैं तो उसे शिरा कहते हैं, और फेफड़े हृदय से जो शरीर की ओर ले जाते हैं रक्त को उसे धमनी कहते हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। तो एक अलग है उसका चयन कैसे करना है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा C4H8OH यानी कि ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये अलग है। बाकी सब जो है समान है और ये अलग है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पादप तो डैश डैश होते हैं। तो कौन कौन होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं? तो विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक, ये 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो ध्वनि का संवेदन जो है 0.1 सेकेंड तक बना होता है। यानी कि कान पर ध्वनि की बात करें तो कितना देर तक प्रभाव रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। और वहीं बात करते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दोनों परावर्तन सतह और बीच की दूरी की बात करें 17 मीटर होना चाहिए। न्यूनतम दूरी कितना? 17 मीटर सुनने के लिए होना चाहिए। और वही बात करें डेसिबल जो बेल का 10वां भाग होता है, वह डेसिबल का कौन सा? 10वां भाग होता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो दी गई अभिक्रिया की हम बात करें तो ये BaCl और Na2SO4 ये क्या हुआ? तो विस्थापित हो गया है। तो क्या हो गया है? विस्थापित। तो BaCl जो है इसका BaCl यहाँ पे ले लिए और इसका SO4 लेकर BaSO4 बन गया। और क्या बचा? क्या Na2 बचा। N यानी कि
क्या बचा, Na बचा। तो Na जो बचा यहाँ पे और बचा क्या, Cl। तो इसका जो है बना के NaCl नमक बन गया। तो ये जो है विस्थापित हो गया, ये इसमें विस्थापित, ये इसमें विस्थापित हो गया। तो ये दोहरी विस्थापन हो गया, यानी दोनों दो बार विस्थापित हुआ, यानी कि 2 बार विस्थापित हुआ तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब बात करते हैं किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा होता है। तो आयनीकरण को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जो होता है, जो आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। अब बात करते हैं एक लेंस जिसकी पावर 2+D है +2D है को फोकस दूरी डैश पर होगी। तो इसका जो है पावर जो है +2D है, तो फोकस दूरी कहाँ पर ये होगा, तो ये बात करते हैं 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो किसे होगा, तो इसका P बराबर सूत्र होता है 1/F। तो इसका सूत्र होता है P बराबर 1/F, 100/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 सेंटीमीटर पर होगा। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बैटरी का उपयोग इसलिए किया जाता है विभवांतर ताप उत्पन्न करने। तो किसके लिए, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब वही बात करते हैं विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो क्या वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, वही बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश भी होता है। और ये जो है वोल्ट जो है यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, यह एक कौन सा राशि है, अदिश राशि है। अब बात करते हैं सेइसोव अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है। तो सेइसोव अंधकार पुस्तक की लेखिका की बात करें तो तस्लीमा नसरीन है। कौन है, तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की एक बागी लेखिका है। अब बात करते हैं अरुंधति राय की। अरुंधति राय की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और अरुंधति राय की इसी तरह बहुत सारे पुस्तकें हैं। वहीं बात करते हैं अमृता प्रीतम की। तो अमृता प्रीतम की पिंजर है, कागज के तेरबास है, नागमणि है, ये सारी की सारी रचना अमृता प्रीतम की। वहीं बात करते हैं संपूर्णा देवी की। तो बंगला की एक उपन्यासकार है, ये बंगला उपन्यासकार है जिन्होंने प्रथम प्रस्तुति तपस्या है। इसकी प्रथम प्रस्तुति क्या है, तपस्या इसका प्रथम प्रस्तुति था। वहीं बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है, कौन कौन से होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में, 1 का 4 हो जाएगा। अब वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ पे है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की बात है, नेशनल राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र तो यह पुणे में है। कहाँ पे है, तो ये पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। अब बात करते हैं वही नेशनल ब्रेन रिसर्च कहाँ पर है, तो नेशनल फिंगरप्रिंटिंग और ब्रेन रिसर्च जो है ये गुड़गांव में है। कहाँ पे है, गुड़गांव में। तो डी का 2 हो गया, 1 का 4 हो गया। अब बात और करते हैं केंद्रीय रोपण फसल कहाँ पे है। इसका आंसर की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है, तो यह पुणे में। कहाँ पे, 1 का 4 हो जाएगा, पुणे में। और बात करते हैं वहीं नेशनल सेंटर फॉर सेल कहाँ पे, ये पुणे। सॉरी, इसका हम बात करते हैं तो ये गलती हो गया। तो बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये नई दिल्ली में, 1 का 4। और वहीं बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ पर, पुणे में है। अब वही बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर है, तो हैदराबाद में, सी का 3। वहीं बात करें ब्रेन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये गुड़गांव में है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विख्यात बोरोबुदर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ पर, तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो यह बात करते हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो जावा इंडोनेशिया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। वही बात कर इसका निर्माण किसने करवाया था, शैलेंद्र राजवंश शासकों ने करवाया था। शैलेंद्र राजवंश शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में कुल 2672 पैनल है। क्या है, पैनल। और वहीं बात करते हैं बुद्ध भगवान की 504 मूर्तियां हैं। कितना, 504 मूर्तियां यहाँ पर है। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूकी भाबड़ी
भांवड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बात करते हैं यूं की भांवड़ी की बात करें तो टेनिस से संबंधित है। याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? तो ये कंबाला त्योहार की बात करें भैंसों की दौड़ से संबंधित है। बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग की बात करें तो यह राधा कृष्ण आयोग था। कौन? राधा कृष्ण आयोग ने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग कहे जाते हैं। वही बात करते 1948 में इसने यूनिवर्सिटी यानी कि यूजीसी की स्थापना किया था। इसी के गठन के सिफारिश पर प्रथम आयोग बना था। कौन? यूजीसी आयोग 1948 में। याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह अभिसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसरण। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दो बायोम के मिलने से मिलन क्षेत्र के लिए सही है? यानी कि दो बायोम के मिलन क्षेत्र के लिए कौन सही माने जाते हैं? तो यह प्रतितान जो है दो बायोम के मिलन क्षेत्र को कहते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा पद्मा नदी का डेल्टा मैदान नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है। और बाकी सभी के सभी हिस्से हैं। अब बात करते हैं 30 में कथन का मिलान करना है। यानी कि एक सूची से दूसरे सूची में मिलान करना है। इसका मिलान करते हैं। अनुच्छेद 153 की हम बात करें तो यह राज्यपाल के शासनादेश से संबंधित है। यानी एक का दो हो जाएगा। अब वही बात करते हैं अनुच्छेद 154 की हम बात करें तो इसका 3 हो जाएगा। राज्यपाल के कार्यकाल निर्दिष्ट करता है। राज्यपाल के कार्यकालों से संबंधित है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 155 का तो राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है। और वही बात करते 156 की हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वही बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था? तो यह 2005 में बना था। कब? 2005 में बना था। वही बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में बना था। कब बना था? 28 अगस्त 2014 में इसका स्थापना हुआ था। वहीं रोजगार आश्वासन योजना की हम बात करें तो यह कब बना था? तो यह 2000 में बना था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की हम बात करते हैं 2000 डी का हम बात करें तो ये 3 हो जाएगा। इसका 2005 हो जाएगा। तो कब हो जाएगा? इसका आंसर की हम बात करें इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि 1 का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। ग्राम जनधन योजना बी का 3 हो। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी जो ये बी नंबर गलत था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2000 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो 2014 में। अब वही बात करते हैं रोजगार आश्वासन योजना की बात करें 2005 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें 1993 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो अधिनियम 1773 के द्वारा कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। किस योजना को राव और मनमोहन योजना भी कहा जाता है? राव और मनमोहन योजना भी कहा जाता है तो 8वीं योजना को कहा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव और मनमोहन योजना कहा जाता है। वहीं बात कर 2014 में आरंभ हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना का डिजाइन की गई। जनधन योजना का डिजाइन जो किया गया था 2014 में किस आधार पर किया गया था? तो यह देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वहीं बात करें संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो कैसे किया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा। यानी कि एकमात्र जो उपाय है राज्यसभा के द्वारा ही यह अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। वहीं बात करते हैं
11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो यह नागालैंड की गई। कितना? नागालैंड की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया, यानी कि से जोड़ा गया था? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं बात करते हैं पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बात करते हैं इसका प्रावधान अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, बिल्कुल सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 343 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर की बात करें, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं तो यह अंधाधुंध गाड़ी चलाना, अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद दुर्घटना हो जाएंगे, उसके बाद अस्पताल जाएंगे, उसके बाद एम्बुलेंस पे आएंगे, एम्बुलेंस को खोजेंगे, उसके बाद उपचार होगा, उसके बाद घर जाना, एम्बुलेंस पे आएंगे, उपचार होगा और घर जाना है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा बांध जो है ठीक से मेल नहीं खाता है? तो यह आस्कबो बांध घाना में, ये बिल्कुल सही है। हुबर बांध यूएसए में, और कुकरोबेगवा बांध जापान में, और बारोगेम्बा बांध साउथ अफ्रीका में। ये साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये गलत हो जाता है, इसका आंसर सही हो जाएगा। वारेगोम्बा बांध जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि दक्षिण अफ्रीका में। वहीं बात करते हैं दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग कितना? दो पूर्णिमा जो होता है उसके बीच का अंतराल होता है 29.5 दिन, 29.5 दिन होता है। वहीं बात करते हैं इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ठंडा रेगिस्तान की हम बात करते हैं, कौन सा नहीं है? दसत-ए-लट जो है यह एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है, और यह बलूचिस्तान का गर्म मरुस्थल है। कहाँ में? बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, और यह एक गर्म मरुस्थल है। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक की हम बात करें तो यह पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी की अपनी दूरी पर झुकाव के कारण जो है ये पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। इसका आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो किस राज्य की सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो सिंचाई क्षेत्र भी वाजिब है, लाजमी है कि सबसे बड़ा ही होगा। अब बात करते हैं 45 में दिया गया है कथन निष्कर्ष को चुनना है। तो कथन निष्कर्ष में क्या हो जाएगा? तो कथन यहाँ पे दिया गया है, निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो केवल निष्कर्ष जो है एक सही होगा। कौन सा? ए सही होगा। भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल लॉक अदालत निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान के द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र द्वारा भी आयोजित किया जाएगा। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों के द्वारा। इनकी आंसर की हम बात करें तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। पहली बार लेकिन हुआ था राजस्थान के द्वारा, पहली बार आयोजित हुआ था राजस्थान के द्वारा इंटू अदालत, और दूसरी बार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब वही बात करते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल की सतह के पहले मल्टी स्पेक्ट्रल मानचित्रों को सार्वजनिक किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया। इसका स्थापना की बात करें तो 1958 में किया गया था, 1958 में। इसी साल में जो है डीआरडीओ का स्थापना भी किया गया था। कब? डीआरडीओ का भी याद रखिएगा, डीआरडीओ और नासा का स्थापना 1958 में किया गया था। वहीं बात करते हैं भारतीय नौसेना की पूर्णतः महिला चालक दल ने किस राज्य के नेवल एयर इनक्लेव में पहला एकल समुद्री मिशन पूरा किया है? तो पहला एकल समुद्री मिशन पूरा किया है तो गुजरात में किया गया। वहीं बात करते हैं किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सैफ अंडर 20 चैंपियन का खिताब जीत लिया है? खिताब जो है जीत लिया है। किस
देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियन का खिताब जीत लिया है? तो यह बात करते हैं भारत ने जीत लिया है। किसको? भारत ने जीता है, चैंपियन बना है भारत। तो वहीं बात करते हैं भारत के युवाओं को संगठित करने एवं देशभक्ति की प्रबल संभावनाओं का संचार करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभियान की हम बात करें तो बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों जीके का एक्स्ट्रा डोज, यानी कि एक्स्ट्रा डोज की हम बात करते हैं। अब हेलो नहीं वंदे मातरम बोलना होगा, यानी कि शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश, यानी महाराष्ट्र की जो शिंदे सरकार है उसने हेलो जो बोलते हैं फ़ोन पे, जो हेलो सोना बाबू करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए जो हम बात करेंगे तो हेलो नहीं मतलब वंदे मातरम बोलिए। बहुत ही अच्छी पहल है। अगर पूरे भारत में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना शुरू किया जाए तो बहुत ही अच्छी पहल माना जाएगा। वहीं बात करते हैं आईजीआई, यानी कि इंदिरा गांधी देश का पहला 5G एयरपोर्ट बना है। इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देश का पहला 5G एयरपोर्ट बना है। और इंदौर है फिर से बना देश का सबसे साफ सुथरा शहर, यानी कि लगातार छठी बार जो है इंदौर जो है देश का साफ सुथरा शहर यानी स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान हासिल किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले किन, यानी कि 13 शहरों में शुरू हुआ 5G इंटरनेट, यानी याद रखिएगा 13 शहरों में 5G इंटरनेट शुरू हुआ है। अब वहीं बात करते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2022 में 13 राज्यों में बिहार 11वें स्थान पर है, यानी 13 राज्यों में बिहार 11वें स्थान पर है। 10 लाख आबादी वाले 45 शहरों में 38वें नंबर पर पटना है, यानी 10 लाख आबादी वाले 45 शहरों में से 38 स्थान पर 30वें स्थान पर पटना शहर आता है। वहीं बात करते देश के नए CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो याद रखिए ये है अनिल चौहान, ये सेकेंड लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं? CDS बिपिन रावत के स्थान पर बने हैं। देख सकते हैं ये बिपिन रावत है, पहले CDS जो शहीद हो गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, याद रखिएगा। ये भी उत्तराखंड के हैं, अनिल चौहान भी उत्तराखंड के हैं। और पहले CDS बिपिन रावत भी उत्तराखंड के थे और दूसरे CDS भी उत्तराखंड के हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। याद रखिएगा हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आया तो अगर अच्छा लगा कैसा लगा तो आप यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो इससे भी अच्छी पहल और करने का, यानी कि इससे भी अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।